Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए एक बच्ची का घर टूटने का दर्द और राजस्थान के सीएम के चैलेंज को कांग्रेस ने क्यों किया स्वीकार। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरल पोस्ट्स जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं। दुनिया के 40 देशों के 200 से ज्यादा संगीतकारों ने मिलकर महात्मा गांधी को समर्पित एक खास एल्बम तैयार किया है। इसका नाम है गांधी मंत्रास ऑफ कंपैशन। ये एल्बम सिर्फ सुरों का संगम नहीं बल्कि एक वैचारिक श्रद्धांजलि है करुणा, अहिंसा और शांति के उस पुजारी को जिसने बिना हथियार उठाए आजादी दिलाई। गांधी की हत्या के बाद पंडित नेहरू ने कहा था, एक नैतिक शक्ति थी जिसने हमें पूरी दुनिया में ऊंचा उठाया, हमें उसी रास्ते पर चलना है। आज गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक महान विचार बन चुके हैं, एक ऐसा विचार जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। ये एल्बम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Mahatma Gandhi was assassinated on January 30th, 1948. But the assassin did not know that some people never die. Gandhi is indeed one of them. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कांग्रेस को चुनौती देने के बाद सियासी पारा काफी चढ़ चुका है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम की चुनौती को स्वीकार करते हुए पलटवार किया है। जूली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो कांग्रेस के शासन और भाजपा के शासन पर डिबेट करना चाहते हैं तो हमें उनकी डिबेट मंजूर है। जूली ने कहा कि इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी जनता के सामने डिबेट करना चाहते हैं। राजनीति में डिबेट का सबसे अच्छा मंच विधानसभा होता है जहां सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन न तो आपके मंत्री जवाब देते हैं न आप। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सच में जनता के बीच डिबेट करना चाहते हैं तो हमें मंजूर है, समय स्थान आप तय कीजिए, हम हर जगह तैयार हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूं और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कांग्रेस के शासन में और बीजेपी के शासन में वो डिबेट करना चाहते हैं तो हमें उनकी डिबेट मंजूर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि वो जनता के सामने डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर डिबेट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वो होता है विधानसभा। विधानसभा के अंदर जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं मेरे द्वारा या मेरे विधायक साथियों के द्वारा, उनका तो कभी जवाब मिला नहीं, न मुख्यमंत्री जी ने दिया न उनके मंत्रियों ने दिया। अब मुख्यमंत्री जी ने ये नई बात कही है तो ये चुनौती भी स्वीकार है। समय, स्थान, जगह सब आप बता दीजिए, हम जहां भी आप कहोगे वहीं डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का वीडियो शेयर किया और मोदी सरकार पर आरोप लगाए। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे, जिसकी गूंज पूरे देश में थी, 55,000 करोड़ की लागत से बना ये सपना महाराष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था। 5 जून को इसका भव्य उद्घाटन हुआ था, लेकिन महज 20 दिन बाद ही इसकी हालत ने सबको चौंका दिया है। कहीं सड़कें उखड़ रही हैं तो कहीं दरारें साफ नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे निर्माण में जल्दबाजी हुई हो या गुणवत्ता के साथ समझौता। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, सवाल ये उठता है क्या जनता के टैक्स का पैसा यूं ही बहाया जाएगा। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मारे गए 7 नक्सलियों में से एक सरकारी स्कूल में रसोइये का काम करने वाला सरकारी कर्मचारी था। इसकी पहचान महेश कोडियाम के रूप में हुई थी। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, एक रसोइया जो कैंप में या आश्रम में खाना बना रहा था उसे नक्सलवादी बताकर मार दिया गया। बघेल ने आगे कहा, सवाल यहां तक सीमित नहीं है, सवाल ये है कि जब ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो वहां स्थानीय पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया गया। भूपेश बघेल ने अपने बयान में इस ऑपरेशन की निष्पक्ष जांच की मांग की। जनता ही उठ खड़ी होगी, उखाड़ फेंकी, हम लड़ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। मैं खुद ही गया था बस्तर, उन परिवारों में मिला जो रसोइया है, जो काम कर रहे हैं, जो कैंप में काम कर रहे हैं, जो
आश्रम में काम कर रहे हैं, उसको नक्सली को पता मार दिया। पूरे परिवार के लोग आए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। जब बीजापुर में अभी कुर्रे गुटा घटना घटी, एक भी स्थानीय पत्रकार थे क्या? संभाग के पत्रकार थे क्या? प्रदेश के पत्रकार थे क्या? वहां पत्रकार वार्ता लिए क्यों नहीं था? सवाल थी इस बात का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के वरिष्ठ समाजवादी नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर कथित रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब माता प्रसाद पांडे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद माता प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, गोरखपुर में व्यापारियों का दुख जानने गया था जिन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे काफिले पर हमला कर दिया गया। रास्ते को बुलडोजर के माध्यम से अवरुद्ध किया गया। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल भी नाकाम दिखा। ये गुंडा तंत्र है क्या? सवाल पूछना अब अपराध है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर इस घटना की निंदा की और लिखा कि नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ समाजवादी नेता पर असामाजिक लोगों द्वारा किया गया हमला बेहद निंदनीय है। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जनसंपर्क और जनता की समस्याएं सुनने के काम पर इस तरह सत्ता से जुड़े अराजक लोग जानलेवा हमला करेंगे तो यह अराजकता की स्थिति होगी। सरकार को चाहिए कि आरोपियों पर बिना किसी पक्षपात के सख्त कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि हाथा नहीं भाता, पीडीए नहीं लुभाता। ऐसे नारों के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्से अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जहां करीब 50,000 लोग आज भी पुल के इंतजार में हैं। दैनिक भास्कर की इस बारे में एक स्टोरी काफ़ी वायरल है, जहां लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रोजाना 1.5 घंटे नाव की सवारी करनी पड़ती है। बारिश आते ही हालात और बेकाबू हो जाते हैं। रास्ते बंद, नावें डगमगाती हैं और लोग मजबूरी में खुले आसमान के नीचे बैठकर रोते हैं। ये परेशानी है गंगा नदी के दक्षिण पार बसे शामहो प्रखंड के लोगों की। उन्हें कहीं भी जाना है तो तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लगता है, वो भी तब जब नाव मिले। लोगों का कहना है हर बार चुनाव आता है, नेता आते हैं, पुल का वादा करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। ये इलाका गंगा नदी के पार बसा हुआ है। स्कूल, अस्पताल, बाजार सब कुछ नदी के दूसरी ओर है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को रोज जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ती है। हालात और भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाते हैं जब बारिश का दौर शुरू होता है। केवल आशा पे दुनिया जीता है, आशा पे जी रहे। राकेश सिन्हा ने आशा जगाया था, उस राकेश सिन्हा तो अपने आशा दे के चले ही गए। उसके बाद सुने कि ये पुल का आज टेंडर हो रहा है, कल टेंडर हो रहा है, फिर हो गया कि नहीं हल्दिया। दिल्ली में सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के काम को लेकर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। दिल्ली से बेघर हुए परिवारों में से एक लड़की का ये वीडियो है जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस लड़की के सवालों को लोग सही बता रहे हैं। पत्रकार ने जब उस लड़की से नाम पूछा तो जवाब आया, अब तो हमारा कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे डॉक्यूमेंट तक मलबे में दब गए। और जब सरकार को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बोली, अगर हम अवैध हैं तो फिर ये सरकार भी अवैध है, क्योंकि हमारे वोटों से ही तो बनी है ये सरकार। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं, एक टूटे हुए जन विश्वास की गूंज है जो आज सड़कों पर भटक रहा है। हम अवैध हैं तो इनकी सरकार कैसे वैध हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से आर पार्क। शेयर पार्क में? हाँ। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आपकी? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटू आप? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाया। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया?
बेटू यहाँ आपका नाम आके क्या है, क्यों पूरा देखते? नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा, जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा, कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में यही गुजारती थी। आपका रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारे सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे न मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर आपकी ही किताबें भी दब गई, सब दब गया, आई हमारे कार्ड काम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। सोशल मीडिया पर चर्चित खान सर की शादी का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल है। इसमें देखा जा रहा है कि खान सर की पत्नी घूंघट में नजर आती है, जिसे लेकर सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इसे पुरानी सोच का उदाहरण कहकर आलोचना भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जब खान सर से सीधे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम गांव से जुड़े लोग हैं, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति में यही रीति है। उन्होंने कहा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं, लेकिन हमें अपनी जड़ों और रीति रिवाजों पर गर्व है। इसके जवाब में सोशल मीडिया पर एक नई बहस चल रही है। क्या परंपरा निभाना पिछड़ी सोच है या संस्कृति की पहचान? नहीं, वो घर में घूंघट नहीं रखती हैं, अपने ऑफिस घूंघट नहीं जाती हैं, जब वो अपने यहाँ जाती हैं या मैनेजमेंट संभालती हैं, कोई घूंघट नहीं। वो एक दुल्हन की पहचान। देखिए, हम गांव से हैं तो हम गांव की, अब हमारे गांव आप जाएंगे, हमारे यहाँ खटिया मिलेगा आपको। हम आज आपको यहाँ पटना में हैं तो सोफा पे बैठा हैं, आप हमारे गांव पे आएंगे, हम आपको खटिया ही देंगे बैठने के लिए। अब आप कहिएगा कि खान सर के पास पैसा बचा रहे हैं, खटिया, हमारी गांव की परंपरा है खटिया, हम कैसे छोड़ देंगे उसको। आज आप हमको यहाँ जूता पे देख रही हैं, आप गाँव पे देखेंगे, हमें हवाई चप्पल पे ही देखेंगे। तो हम गाँव वाले हैं, बिहार की परंपरा है। आप बिहार के किसी गाँव में चले जाइए, अगर वो इस परंपरा को कहेगा तो बेशक कहेगा। अब हम शहर में हैं ज़रूर, बट हम गाँव से जुड़े हैं, हम शहर में रहते हैं, बट शहर में भी ढले नहीं हैं। जिस दिन ढल जाएंगे उस दिन शायद हम भी ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे। अब कोई अमेरिका का आदमी देखेगा, वो कहेगा कि कैसी शादी कर लिया, कैंडल नहीं जलाया, वाइट कपड़े होने चाहिए। तो भैया आपका कल्चर है, बेशक आपके यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे कल्चर में ऐसा होता है। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बहुजन समाज के आत्मसम्मान की आवाज बुलंद की है। अपने बयान में उन्होंने कहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये समाज दान देने के लिए हैं, चढ़ावा देने के लिए हैं, कथा सुनने के लिए हैं, लेकिन क्या ये कथा सुना नहीं सकते? तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये वर्ग सिर्फ श्रोता नहीं, अब वक्ता भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुसंख्यक हैं और अगर किसी ने बिहार में इस सोच को दबाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आत्मसम्मान की इस लड़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। तेजस्वी का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि सामाजिक चेतना की नई लहर भी दिखा रहा है। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.
Let's talk, let's connect, and let's mic.